में अगर यहाँ की गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है क्या, हमारे लिए योजना बनाती है क्या, अगर हमारी तकलीफें सुलझाने के लिए आती है क्या, ये देखा जाए तो वो बिल्कुल नहीं होता। क्या कभी आपके सामने आपके एरिया का आमदार, खासदार, एमएलए, एमपी कभी आया है आपके एरिया में? कभी आपको पूछा है कि आपकी समस्या क्या है? कभी आपको पूछा है आपकी तकलीफ क्या है? नाही। वही तो प्रॉब्लेम है, तोच तर प्रॉब्लेम है। कोणी आपल्या समस्या काय, अडचणी काय बघायलाच येत नाही, कोई आते ही नहीं देखने को। और इसी वजह से उनको लगता है कि हम वो जो बोलेंगे वो चुपचाप सुनते रहेंगे, पर ऐसे होने तो वाला नहीं। यहाँ पे मुंबई में बहुत ज्यादा तकलीफ, सबसे पहले एक ट्रैफिक की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेट्रो के नाम पे इन्होंने सारे रास्ते पे काम चालू कर दिया है, पर जहां जहां मेट्रो बन रहा है वहां पे अब लोगों की संख्या देखो तो लोग अभी भी मेट्रो को पसंद ही नहीं करते। लोग पसंद करते हैं बीएसटी के बसेस को और अपनी पुरानी मुंबई की लोकल को। इतना मेट्रो का उन्होंने काम किया, 7 साल से मेट्रो का काम चल रहा है, अभी तक जो रास्ते उखाड़े वो भर नहीं पाए हैं। और उसके ऊपर मेट्रो का नया काम ले रहा है, मेट्रो का नया ठेका ले जा रहा है। और एमएमआरडीए के अंतर्गत या वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत मेट्रो के नाम पे हमारी बस्तियां, हमारे घर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या जो सबसे पहले मुंबई में आ जाती है कि यहाँ के सत्ताधारियों की वजह से, यहाँ की जो लोग ताकत में है उनके वजह से आज ऐसे लगता है कि ये बंबई शहर जो है, ये शहर बिल्डरों के जेब में चला गया है। और हमने इस जन संवाद यात्रा का आयोजन इसीलिए किया है कि हम आपके बस्ती में, आपके घर के सामने आके ये बोल सके कि नहीं बॉस, ये मुंबई बिल्डरों की नहीं है, ये मुंबई है मुंबई करो की। और इसीलिए जहां कहां बिल्डरों का दहशत चलता है वहां हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं कि हमको चाहिए घर के बदले में घर। जब तक आप हमको हमारे एरिया में नया घर नहीं दोगे तब तक हम हमारा घर छोड़ेंगे। और उसी तरह से और एक बड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो है बिजली का। हम सभी को पता है कि अडानी भाई किस तरह से लूट रहा है हम सबको। मुंबई सिटी में जाके देखो, मुंबई के शहर में जाके देखो, वो लोग पर यूनिट 1.17 भर रहे हैं पर यूनिट। हम लोग कितना भर रहे हैं? 2.21। अभी हम मुंबई सिटी में नहीं रहते, हम मुंबई सबर्बन में रहते हैं, तो डबल रेट क्यों दे? ऑफिस तो बोरेवली में ही इनका, वो तो सबर्बन में आता है, फिर सबर्बन के लोगों से डबल रेट, दुगना रेट क्यों लिया जाता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अडानी आज हम सबको गधा बन के हमको लूटने का काम कर रहा है। और इसीलिए मैं आपके सामने कहता हूं कि अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आई तो वंचित बहुजन आघाड़ी अडानी का कारोबार बंद करके वापस एक बार मुंबई सबर्बन को बीएसटी का इलेक्ट्रिसिटी दिलाने का काम करेगा। और एक बड़ा प्रॉब्लम जो इस एरिया का आ रहा है, उसके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से मैं आप सबको एक न्योता देता हूं कि हम ऐसे ही एक चर्चा सत्र रखेंगे जहाँ पे हम सब बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं ऐसे जहाँ घर के अंदर ही काम चलता है, चप्पल बनाने का, टैनिंग का काम चलता है। उसके वजह से लोगों को थोड़े हेल्थ के भी तकलीफें आते हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट हमको कुछ नहीं दे रहा। दूसरी तरफ ये जो जमीन है वो कलेक्टर लैंड बोल रहे हैं, इसलिए एसआरए के लोग आके सर्वे नहीं करते, हमको किधर और शिफ्ट कराने की भाषा नहीं करते। तो मैं आप सभी को एक न्योता देना चाहता हूँ कि हम एक डिस्कशन रखेंगे, चर्चा सत्र रखेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से, जहां हम इस प्रॉब्लम पे, इस समस्या पे कुछ हल निकाल सकते हैं क्या। सभी इसी एरिया के नागरिक बैठ के हम चर्चा करेंगे और जो समस्या का हल हम सब निकालेंगे वो सब इस एरिया के नागरिक और वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं मिलके सरकार को जाके निवेदन देंगे। और उनको मानना पड़ेगा, हमारा ये कहना है कि अगर हमको नया टायरिंग इंडस्ट्री चाहिए, अगर हमको हमारा काम रेगुलराइज और लीगलाइज करके चाहिए, इसको अगर लीगल तौर से हमें आगे लेके जाना है, अगर हमारे घर का कारखाना हमें एक पूरी नई बिल्डिंग बना के देंगे जहाँ पे हर किसी का अपना एक छोटा सा दुकान होगा, शॉप होगा, घर के अंदर किसी को हेल्थ हैजर्ड्स नहीं होगा, और आगे जाके एक नेटवर्क बना सकते हैं टैनिंग और चप्पल के कामों का,
तो उस तरह का काम वंचित बहुजन आघाड़ी इनिशिएटिव लेके करना चाहेगी। हमें सिर्फ आप सबका प्रतिसाद और साथ चाहिए, मैं इतना बोलना चाहता हूं। और हमें आपके सामने यही कहना है और यही दिखाना है कि यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि है, यहाँ के जो नेता है, यहाँ के जो सत्ताधारी है, उन्हें इस प्रकार का काम करना चाहिए। उनको सत्ता में इसीलिए बिठाया है कि वो आपके गांव में आ जाए, आपके बस्ती में आ जाए, आपसे बातचीत करे, आपसे जान ले कि आपकी तकलीफें क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है, और उससे कुछ ना कुछ हल निकाले। इसी वजह से हमने इनको चुन के दिया था। पर इन्होंने स्कूल नहीं बनाना, इन्होंने काम नहीं करना, इन्होंने अपने को सिर्फ लूट मार करना और दो धर्मों के बीच में, दो जाति पाति के बीच में झगड़ा लगा के हमें दंगा फसाद में अड़का के रखना, यही इन सरकार का काम है और उसके खिलाफ हम काम करने वाले हैं। अब परसों का ही उदाहरण देख लो। एक बहुत अच्छी घटना की 22 जनवरी को भारत का सबसे बड़ा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हुआ और उसमें मेरे को कुछ चीजें थी जो बहुत बहुत बुरी लगी और मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आप फिर बोलो आप सहमत हो या नहीं। एक काम कीजिए। तो सबसे पहली चीज, राम मंदिर की प्राण स्थापना हुई उस दिन में। अभी हम सभी को पता है रामायण की कथा हम सबको देने वाले थे महाराज वाल्मीकि जी। महाराज वाल्मीकि जी ने रामायण की कथा हम सभी को दी थी। उन्होंने राम को हम सभी तक पहुंचाने का काम किया था, हाँ या ना? हाँ, सबको पता है। लेकिन मेरे को एक बात बोलो, जब भी राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तभी वाल्मीकि समाज का एक भी प्रतिनिधि उधर कैसे मौजूद नहीं था? उधर मौजूद नहीं था। मौजूद था तो आरएसएस का मोहन भागवत, उनका क्या काम उधर? उनको किसने बुलाया? उनको कहीं को बुलाया? दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी के हाथ से पूजा हुई, पूजा पाठ हुई, ठीक है, उनका हक है, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर है, उनका हक है। पर उसी लॉजिक से, उसी हिसाब से द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाना चाहिए था क्या? तो मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि वो इलेक्शन आता है तो बताते हैं आप हिंदू है, आप मुसलमान है, पर उनका जो चश्मा है ना, उनका चश्मा, उनके चश्मे से उनको सिर्फ जात दिखता और कुछ नहीं दिखता। और इसी वजह से मैं आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत साल नुकसान करा लिया अपना इस जाति पाति में, धर्म के नाम के दंगा फसाद में। आज के टाइम पे अपने को ऐसा उम्मीदवार होना जो अपने लोगों को काम करेगा, जो अपना बस्ती का विकास करेगा और सभी लोगों को एक साथ लेके जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जाति पाति का, धर्म का, दंगा फसाद का राजकारण को बंद करके इस बार अपने खुद के हक के, अपने समाज से आने वाले, बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलने वाले उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप जिताएंगे, इतनी मैं आशा करके मेरे 2 शब्द रोकता हूँ। जय भीम, जय संविधान।